आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हमने जो है वो चार्जेस के बारे में तो पढ़ ही लिया है। पिछले चैप्टर में हमने स्टैटिक चार्जेस के बारे में बात की थी और यहाँ पे हम जो है वो मूविंग चार्जेस के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का जो लफ्ज़ है वो इलेक्ट्रॉन से ही आया है। अब हमारा सवाल है कि इलेक्ट्रिसिटी की ओरिजिन क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी हर चीज़ के अंदर मौजूद है। दुनिया की हर चीज़ एटम्स से बनी है और वो इलेक्ट्रॉन्स तो हर चीज़ में होते ही हैं। तो हर चीज़ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, लेकिन किसी चीज़ के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कर सकती है, इलेक्ट्रॉन्स बह सकते हैं और किसी में बह नहीं सकते। हम ये बात जानते हैं कि मेटल्स के अंदर, धातें जो होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स आज़ाद होते हैं। तो इसलिए धातों में से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। जो हमारे पास नॉन कंडक्टर होते हैं, नॉन कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, तो उनमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं कर सकती। हमारे अब जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है, हम इस इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट की तारीफ़ करेंगे। करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ही नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के करंट को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। करंट का लफ्ज़ी मतलब बहाव का है। तो हम करंट की तारीफ़ करते हैं। करंट को I से ज़ाहिर किया जाता है। किसी भी कंडक्टर में से चार्जेस के बहाव की शरह को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट की बात करें तो वो होता है, ये मेरे पास यहाँ एरो से दिखाया जा रहा है, कूलम पर सेकंड, एंड दिस कूलम पर सेकंड इज़ नोन एज एम्पेयर। ये जो है वो एक साइंटिस्ट एम्पेयर के नाम से है। एम्पेयर ने जो है वो हमें बताया था कि करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट भी जो है प्रोड्यूस होता है। हम नेक्स्ट जो है इफेक्ट्स ऑफ करंट की वीडियो में ये भी देखेंगे। तो करंट की तारीफ़ और करंट का यूनिट ये कोई नई चीज़ नहीं, आपने पहले भी कर ली है। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जिन चीज़ों में से गुज़र सकता है वो दो तरह की होती हैं। एक जो है वो हमारे पास मेटेलिक कंडक्टर्स हैं। अगर जो है वो मेटल्स हों और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुज़र सकता है तो मेटल्स को हम कंडक्टर बोलेंगे। और अगर जो है वो कोई भी ऐसा लिक्विड हो जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुज़र सके तो उसे इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। तो ये दोनों है, इलेक्ट्रोलाइट और कंडक्टर दोनों एक ही चीज़ हैं, बस जो इलेक्ट्रोलाइट है वो लिक्विड है और जो कंडक्टर है वो सॉलिड है, यही फ़र्क है इनमें। अगर हम जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें तो पुराने लोगों का ये ख्याल था, मैं यहाँ पे जो है वो दिखाता हूँ। पुराने लोग ये समझते थे कि जो मेटल कंडक्टर है उसके अंदर जो है वो करंट पॉजिटिव चार्जेस की वजह से बहता है। बाद की रिसर्चेस ने ये साबित किया कि पॉजिटिव चार्जेस अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, नेगेटिव चार्जेस जो है वो उनकी वजह से करंट बहता है, यानी कि करंट की असल डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल है। लेकिन हमें इस कन्वेंशन को आसानी के लिए मानना पड़ता है, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट की डायरेक्शन को अगर हम शो करवाएं तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है, लेकिन एक्चुअली पॉजिटिव चार्जेस अपनी जगह पे ही खड़े रहते हैं। जैसा कि आप अगर किसी रोड की मिसाल लें, एक कार अगर रोड पर मूव कर रही है बहुत तेज़ी से, तो हमें कुछ देर के लिए ऐसा लगता है अगर कि हमारी कार आगे नहीं जा रही बल्कि रोड पीछे जा रहा है। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर हम जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन शो कर दें या नेगेटिव चार्जेस की, लेकिन पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन में करंट को शो करने से आसानियाँ हो जाती हैं। और साथ ही साथ ये एक कन्वेंशन भी है, पुराने लोगों का ये ख्याल था। तो कन्वेंशनल करंट, इसी करंट को हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। वो करंट जो बैटरी के हायर पोटेंशियल पॉइंट से लोअर पोटेंशियल पॉइंट की तरफ फ़्लो करता है। यही डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं कि मेटेलिक कंडक्टर में से करंट कैसे बहेगा और इलेक्ट्रोलाइट में से करंट कैसे बहेगा, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ हम जो है वो सिर्फ करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर का जिक्र करते हैं। मेटल के स्ट्रक्चर के बारे में हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे फिर से रिपीट करते हैं। मेटल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है कि इसमें जो न्यूक्लियाई होते हैं वो अपनी जगह पे साकन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका क्लाउड इनके गिर्द फ्री होता है बिल्कुल। इसकी वजह ये होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये बहुत कम होती है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का एक बादल जो है वो बिल्कुल आज़ाद हरकत कर रहा होता है। ये पता नहीं चल रहा होता कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस एटम के हैं या इस एटम के हैं। उसकी वजह यह है कि मेटल एटम्स के साइजेस बड़े होते हैं, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। बहरहाल मेटल जो होती हैं इनमें
इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होते हैं ड्यू टू लार्जर साइजेज ऑफ एटम। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तकरीबन आज़ाद होते हैं। उन्हें निकालने के लिए वहाँ से बहुत कम फोर्स चाहिए होती है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम के असर से बाहर निकल जाते हैं और रैंडमली मूव करते रहते हैं। यहाँ देखें ज़रा, ये एटम्स की वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन दिखाई गई है। ये सारी की सारी वेलोसिटीज़ वेक्टर्स को अगर हम जमा करें तो नेट वेलोसिटी 0 आती है। इस वजह से जब हम मेटल को कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या बैटरी नहीं लगाते तो हम तार को हाथ में पकड़ भी लें तो हमें करंट नहीं लगता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी ख़ास सीमत में ज़ोर लगा के नहीं चल रहे। ये जो है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होकर एक सीमत में मूव करेंगे तब इसमें ऐसा करंट बहेगा जो हमें लगेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इस जो मेरे पास ये मेटल कंडक्टर है, इसको एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। बैटरी इस मेटल कंडक्टर के दोनों टर्मिनल्स के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देगी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई इस तरफ होगी। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर F इज़ इक्वल टू QE कूलम्स फोर्स अमल करती है, जिसकी डायरेक्शन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है। यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर F इज़ इक्वल टू माइनस QE एक फोर्स लगती है, वो लगती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स अमल करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज नेगेटिव है। द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव ई। जब हम किसी भी मेटेलिक कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ के एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं तो सब के सब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर एक फ़ोर्स अमल करती है और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक लाइन में हरकत करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे जो है वो एक कॉन्सेप्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे समझने के लिए हम मेटेलिक कंडक्टर की दोनों तस्वीरों को अपने सामने रखते हैं। पहली तस्वीर में मेटेलिक कंडक्टर के पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया एक्सटर्नल। अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना किया जाए तो मेटल कंडक्टर का इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटीज़ हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही होती हैं। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 होता है। अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो रैंडम मोशन है इसकी वेलोसिटी की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन बड़ी तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं। उसकी वजह ये है कि इन इलेक्ट्रॉन्स की कोई डायरेक्शन नहीं है और ये जो है वो हर सीमत में आज़ाद हैं हरकत करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज़ी से हरकत करते हैं। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही सीमत में चल पड़ेंगे तो फिर रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इस केस में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो कम होगी। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो काफ़ी तेज़ मूव करते हैं, यानी कि रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कई 100 किलोमीटर पर सेकंड में हरकत करते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो अब ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारों ने एक ही सीमत में जाना है। इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एटम्स के साथ टकराते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स अमल करती है ये एक्सेलरेट होता है और जब ये एटम के साथ टकराता है तो अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी इस एटम को दे देता है। तो नतीजा क्या हुआ कि कभी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाता है, कभी इसकी वेलोसिटी फिर 0 हो जाती है। तो एवरेज वेलोसिटी इन सब के सब इलेक्ट्रॉन्स की या एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी वो बहुत कम हो जाती है। और अगर हम सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो वो और भी कम हो जाती है। इस एवरेज वेलोसिटी को जो बहुत कम होती है मिकदार में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, यानी कि किसी धक्के की वजह से जो वेलोसिटी इसके ऊपर अमल कर रही है उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन आप ये याद रखिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक एवरेज वेलोसिटी होती है। यहाँ पे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक डेफिनेशन लिखी है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अप्लाइड। तो ये जो है वो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्रिफ्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स में प्रोड्यूस होती है। और ये कम क्यों होती है हमने इसका तफसील से जिक्र किया कि जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर के अंदर एक ही सीमत में चल पड़ेंगे तो उस वक़्त जो है वो फिर उनके लिए जगह कम पड़ जाएगी, वो एटम्स के साथ टकराएंगे, उनके जो है वो टकराव ज़्यादा हो जाएगा
एक लम्हे के लिए जब F = -q एक फोर्स अमल करती है और फोर्स से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इस इलेक्ट्रॉन में, तो ये एक्सेलरेट होता है, लेकिन साथ ही ये अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इस कोलिजन की वजह से, इस टकराव की वजह से इस वाले एटम को दे देता है। अब इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से टकराता है तो इस एटम का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है, यानी कि इसकी एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी। और हमने पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर एटम्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वही उस कंडक्टर का टेम्परेचर होता है। यानी कि अगर किसी कंडक्टर या किसी भी चीज़ के पास टेम्परेचर है तो पक्की बात है कि उसके एटम्स हरकत कर रहे हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पे इन एटम्स की जो एनर्जी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, यानी कि ये वाइब्रेट करना बंद कर देते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन ने एक्सेलरेट हुआ इलेक्ट्रॉन और उसने इसको टक्कर मारी, इससे ये एटम जो है वो इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ गया। नतीजा क्या होगा? कंडक्टर के जो एटम्स हैं उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यानी कि जब भी किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है मेटालिक कंडक्टर में से, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसको हम जो है वो कहते हैं कि कंडक्टर के टेम्परेचर या हीट एनर्जी जो कंडक्टर में प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, वो कंडक्टर की रेजिस्टेंस की वजह से है। ये एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्टेंस दे रहे हैं। अगर ये एटम्स ना होते तो इलेक्ट्रॉन्स बड़ी आसानी से मूव कर सकते थे। तो अब तक हमने ये पढ़ा कि अगर जो है वो किसी भी मेटालिक कंडक्टर के सिरों के इर्द गिर्द कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगाया जाए तो उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। ऐसा नहीं है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स हरकत नहीं करते। इस कंडक्टर का भी कोई टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर की वजह से इसके जो एटम्स हैं वो भी वाइब्रेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्री हैं वो मूव करते हैं। लेकिन क्योंकि वो रैंडमली मूव करते हैं तो नेट उनकी कोई डायरेक्शन नहीं बनती, कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम जो है वो कोई बैटरी लगाते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है और उस करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। इस हीट की वजह भी हमने देखी और साथ ही साथ हमने देखा कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स पे अप्लाई किया जाता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जो कि बहुत कम होती है। ये टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए मेटालिक कंडक्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम सोर्स ऑफ करंट के बारे में बात करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी हम बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफिज़। ड्रिफ्ट यहाँ पे एक बात जो है वो हम दोबारा से कर लें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है ये एवरेज वेलोसिटी क्यों होती है। हमने कहा था कि जब एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगती है तो ये एक्सेलरेट होता है और एक्सेलरेशन का मतलब है कि इसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बराबर नहीं होती। अगर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बराबर नहीं होती तो फिर हमें इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मालूम करने के लिए एवरेज लेना पड़ता है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज लेते हैं हम, इसीलिए हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। अब ज़रा गौर करें, हमने इस इलेक्ट्रॉन की जो है वो वेलोसिटी का एवरेज ले लिया, यानी कि इसकी हमने एवरेज वेलोसिटी ले ली। अब इस इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी और होगी, इस इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी और होगी, इस इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी और होगी, क्योंकि इन सब की इनिशियल वेलोसिटीज़ डिफरेंट हैं। तो फिर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी मालूम करने के लिए इन सब एवरेज वेलोसिटीज़ का दोबारा से एवरेज लेना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो एक एवरेज वेलोसिटी होती है। फिर से ज़रा देखें, जब ये इलेक्ट्रॉन किसी भी इनिशियल वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा था, F = -q फोर्स लगने की वजह से ये एक्सेलरेट हो गया, यानी कि इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। तो हम अगर इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं तो हम क्या बताएंगे, फाइनल वेलोसिटी बताएं या इनिशियल वेलोसिटी बताएं। उसके लिए हमें इस जो है इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी का एवरेज लेना पड़ता है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज लेना पड़ता है, जो कि v1 + v2/2 होगा। अब हमें पता है कि इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, कंडक्टर में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनकी सब की अपनी अपनी एवरेज वेलोसिटी निकलेगी। उन सब एवरेज वेलोसिटीज़ का फिर हम एवरेज लेंगे, जो कि नेट जो है वो वेलोसिटी होगी, यानी कि हमारी टोटल एवरेज वेलोसिटी होगी, और इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कैलकुलेशन बड़ा ही एक कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है। ये आप जो है वो नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। इस लेवल के लिए इतना ही सिर्फ आपको ये समझाना था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्यों होती है। तो आप जो है वो इस
वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगली वीडियो में हम सोर्स ऑफ करंट के बारे में पढ़ते हैं।